हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज 2 सितंबर को जो इवनिंग शिफ्ट में जेईई मेन का पेपर हुआ है उसके केमिस्ट्री वाले सेक्शन के वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है वो ऑफिशियल पेपर नहीं है, ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन से उनकी मेमोरी पे बेस्ड पेपर है। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल पेपर की लैंग्वेज से डिफरेंट मिल जाए, कुछ ऑप्शंस इधर उधर हो जाएं, लेकिन मोर और लेस कोशिश ये की गई है कि ये जो पेपर है वो ऑलमोस्ट जो ऑफिशियल पेपर है उसको रेप्लिकेट कर दे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कुछ ग्रुप्स हैं और उनका मार्किंग कर रखा है ABCD से, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपने से पूछा है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में तुम देखो तो तुम्हारे पास जहाँ वो 3 ग्रुप है मेजरली, एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक जो वो OH है लेकिन ये फिनॉल के फॉर्म में, ठीक है, और एक जो है वो अपने पास एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है। तो ये अपने को आइडिया होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट भी तुमने पढ़ा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन जो फिनोल है, नॉर्मल जो फिनोल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 रिलीज नहीं करते, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो COOH है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फिनोल से ज़्यादा होगी, और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो टर्मिनल एल्काइन से ज़्यादा होगी। ये बहुत सिंपल है फिनोल और टर्मिनल एल्काइन की, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में H+ हटाओगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे आएगा, जबकि फिनोल में H हटाओगे तो एक्चुअल में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आएगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्टेबल भी है, साथ साथ में फिनोल में जहाँ वो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे बेंजीन के साथ जहाँ वो रेजोनेंस भी कर सकता है, डीलोकलाइज भी हो सकता है, इसलिए फिनोल जहाँ वो इस टर्मिनल एल्काइन से ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके अलावा 2 फिनोल ग्रुप हैं, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन भी अपने को आना चाहिए कि A और C को कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये जो दोनों फिनोल हैं इनमें तुम ऐसे कह सकते हो कि ये जो C वाला फिनोल है इसके लिए NO2 का -I और -M दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ये जो A वाला फिनोल है इसके रेस्पेक्ट में NO2 का केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करेगा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में जो फिनोल है, मान लो सपोज ये तुम्हारे पास फिनोल है, यहाँ पे O- है और इसके पैरा पे यहाँ पे NO2 लगा हुआ हो, तो ये NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और नेगेटिव चार्ज से यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये जो C वाला फिनोल है ये ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू A वाला फिनोल, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक B हो जाएगा, देन C वाला फिनोल, देन A वाला फिनोल, और लास्ट में जो है वो ये अपना टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा। तो सेकंड जो है वो अपने लिए राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। अपने से ऐसे पूछा है कि भाई n=4 और m=-2 के लिए कितने पॉसिबल सबसेल हो सकते हैं। तो n=4 को देखें तो n जो 4 है उस पर्टिकुलर केस में L की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 4 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 to n-1 which is 0, 1, 2 and 3। अब अपने को ये पूछा है कि m की वैल्यू -2 होना चाहिए, तो m जो है वो -L2 + L होता है, m की जो वैल्यूज होती है वो -L2 + L है। तो जब L=0 होगा तो m की वैल्यू 0 होगी, और L=1 होगा तो m -1 से +1 हो जाएगा, मतलब m की वैल्यू -2 नहीं हो सकती इन 2 केसेस में, केवल L=2 और L=3 इन 2 ही केसेस में जहां वो एक्चुअल में m की वैल्यू -2 हो सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स का सेट है इसको सेटिस्फाई करने के लिए केवल 2 ही सबसेल्स हो पाएंगे। L=2 का मतलब कुछ D वाला सबसेल और L=3 का मतलब F वाला सबसेल। तो अपने से नंबर ऑफ सबसेल पूछा है तो वो 2 हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो पीरियोडिक टेबल से है, जिसमें कि अपने को 3 एलिमेंट्स गिवन है x, y, z, और अपने को ये बोला है कि भाई वो थर्ड पीरियड के हैं, और साथ साथ में x का जो ऑक्साइड है उसको बोल रखा है कि एसिडिक है,
और Y का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। और Z का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है। तो तुमसे इनके एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो जो थर्ड पीरियड है उसमें सोडियम के जो ऑक्साइड है Na2O, MgO, ये बेसिक होते हैं, दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। देन Al2O3 जो है वो एसिडिक होता है, सॉरी एम्फोटेरिक होता है Al2O3। और फिर जो है वो सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि Z जो है वो बेसिक है, तो Z इनमें से कोई होगा, ठीक है। तो इनका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो जाएगा, मतलब Z का एटॉमिक नंबर सबसे कम हो जाएगा। X एसिडिक है तो इनमें से कोई सा होगा, और Y Al2O3 हो जाएगा। तो Y का एटॉमिक नंबर X और Z के बीच में होगा, Z का एटॉमिक नंबर सबसे कम हो जाएगा और X का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो सेकंड विल बी द राइट आंसर। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड से। ये एक पर्टिकुलर अपने को कंपाउंड गिवन है और ये जो रिएजेंट है HNO3 H2SO4, ये अपने को आइडिया होना चाहिए कि ये नाइट्रेशन का रिएजेंट है। HNO3 और H2SO4 मिलकर जो है वो NO2+ ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्चुअल में जो है वो यहाँ पे कहीं पे एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो अब यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है इनकी डायरेक्टिंग नेचर कैसी होगी, ये जो ग्रुप है इन ग्रुप के रेस्पेक्ट में कहाँ पे ये NO2 आएगा। तो देखो यहाँ पे OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जनरली अपने को पता है कि भाई एक्चुअल में यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इसको डिसाइड करने में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ही रोल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी दो है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा OH जो है उसका +M लगेगा और CH3 का +I लगेगा और +H मतलब हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा। तो एक्चुअल में जो OH है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यही डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे आ सकता है या पैरा पे आ सकता है। तो इसके इस ऑर्थो पे आएगा तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहीं पे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसा सा जो है वो अपने लिए थर्ड वाला ऑप्शन है कि इस OH के पैरा पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्थो पे भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 NO2 1 OH CH3 4 ग्रुप कंटिन्यूसली आ जाएंगे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा। तो यहाँ की बजाय जो है वो एक्चुअल में यहाँ आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दो एलिमेंट्स A और B गिवन है और ऐसा कहा है कि भाई वो सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाते और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन वो N2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अपने को ऐसे नॉर्मली आइडिया होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो जनरली नाइट्राइड बनाते हैं। और इनफैक्ट जो ऑप्शंस हैं उनको देखें तो एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑप्शन है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं उनमें लिथियम और मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नाइट्राइड्स बनाते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करके जो है वो नाइट्राइड बना सकते हैं। और साथ साथ में लिथियम और मैग्नीशियम है जिनमें डायगोनल रिलेशनशिप होती है, तो एक्चुअल में उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। और ये भी अपने को आइडिया होना चाहिए, ये भी खूब इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू इट्स साइज। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की जो साइज है वो ऐसी सी नहीं होती कि वो बाइकार्बोनेट का जो अरेंजमेंट है स्पेस में रेगुलर एंड रिपीटिंग उसके वॉइड्स में जो है वो अपने आप को फिट कर ले। तो इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते और उनमें प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी होती है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। और साथ साथ में अपने को पता है कि लिथियम Li3n ये नाइट्राइड बनाता है और मैग्नीशियम जो है वो Mg3n2 ये नाइट्राइड बना सकता है। तो ये सब जो गिवन कंडीशंस हैं वो लिथियम और मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करती हैं। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो केमिकल बॉन्डिंग से है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि अपने को SF6 का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री गिवन है।
कुछ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में ये पता चला कि कुछ बच्चे बोल रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जिस टाइप का, उसमें डेफिनेटली जो है स्ट्रक्चर की बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ही पूछा होगा कि SF6 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का मतलब है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों का जो है वो एक्चुअल में जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो कैसा सा है। तो जो SF6 है उसमें लॉन पेयर तो कोई होता नहीं है, सब बॉन्ड पेयर होते हैं। तो सभी जो बॉन्ड पेयर और सभी जो लॉन पेयर है उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा सा होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसकी ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी। तो पूछा है कि SF4 की इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी। तो जो SF4 है उसमें सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करके, तो और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल सकते हो कि एज ए लॉन पेयर इस पे बच जाएंगे जिसने की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहां पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं, जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं SF4 में वो 4 हो जाएंगे, और जो नंबर ऑफ लॉन पेयर्स हैं, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स हैं वो 1 हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम है उसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं, और वो जो सम है वो यदि 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, यदि वो सम 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। तो हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3d है तो कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट होगा कि यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ लॉन पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर ऐसे प्लेन से बाहर और अंदर। तो वैसे देखिए तो SF4 की यदि मैं स्ट्रक्चर बोलूं ना, यदि SF4 की शेप या स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो तो सीसो हो जाएगी। ये लॉन पेयर जो है वो शेप में रोल प्ले नहीं करता। लेकिन यदि मेरे से SF4 की इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री पूछी जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री देखी जाए, मतलब लॉन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं इनको मिला के अपन यदि इसकी ज्योमेट्री देखें तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। वो ट्राइगोनल क्या है? बाई पिरामिडल। तो अपना जो आंसर है वो एक्चुअल में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। मतलब जैसे ये और भी बढ़िया सवाल होता है यदि यहाँ पे सीसो भी लिखा होता तो हो सकता है कि बच्चे जो है वो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर सीसो या इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इस पे इतना ध्यान नहीं देते, सीसो जो है वो सेलेक्ट कर लेते। लेकिन सीसो जो है वो इसके ऑप्शंस में नहीं था। हो सकता है ऑफिशियल पेपर में हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन से पता चला वो ये कि यहाँ पे सीसो वाला ऑप्शन नहीं था। बट यदि सीसो वाला ऑप्शन होता तो देन डेफिनेटली जो है वो ये ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम होता इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन केमिकल बॉन्डिंग्स है। बहुत ही सिंपल सवाल है जिसमें 2 कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर अपने से पूछिए। जो XeF5 माइनस है और XeO3F2 है, तो XeO3F2 है तो इसमें तुम ऐसे बोल सकते हो कि जिनोन जो है वो सेंट्रल एटम है। अब जिनोन यदि सेंट्रल एटम है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसके वैलेंस शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और 2 जो फ्लोरीन है उनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो 3 ऑक्सीजन के साथ डबल का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 फ्लोरीन के साथ 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंज्यूम हो जाएंगे और कोई लॉन पेयर इस पे बचेगा नहीं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, ये जो है वो तुम ऐसे बोल सकते हो कि XeO3F2 के लिए 3 तो सिग्मा हो जाएंगे, 3 + 2, 3 सिग्मा तो इस O के साथ और 2 सिग्मा उसके साथ, और प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर 0 हो जाएंगे। तो ये जो टर्म है इसको अपन स्टेरिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, जो कि इसके लिए 5 है। और यदि ये स्टेरिक नंबर 5 है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d हो जाएगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होती है वो कुछ ऐसी सी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इधर एक F और एक, ऐसा सा कुछ इसका स्ट्रक्चर। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। रही बात XeF5 माइनस की, तो XeF5 माइनस में जिनोन जो है वो सेंट्रल एटम है और 5 फ्लोरीन के साथ तो इसके 5 बॉन्ड बना दो। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और एक माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसके पास। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लॉन पेयर हो गए, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लॉन पेयर हो गए। तो ये जो स्टेरिक नंबर है वो इसके लिए 7 आ गया, और 7 स्टेरिक नंबर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है
तो ये जो भी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है उनका अरेंजमेंट पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। तो 5 जो बॉन्ड्स हैं वो तो ऐसे एक प्लेन में होंगे और एक ऐसे ऊपर की तरफ और एक अंदर की तरफ, मतलब ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो ये जो 5 पोजीशन है उन पे फ्लोरीन आ जाएंगे और इन एक्सियल पे लॉन पेयर आएंगे। ये अपने को पता होना चाहिए कि लॉन पेयर एक्सियल्स पे आते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये जो दोनों लॉन पेयर हैं वो एक्सियल पे आएंगे। ये तो शेप में काउंट में होंगे नहीं, तो इनको हटा दो। सिंपल जहां वो 5 जिनोन फ्लोरीन बॉन्ड जहां वो एक प्लेन में प्रेजेंट है एक पेंटागन के कॉर्नर्स की तरफ, और पेंटागन के सेंटर पे जहां वो जिनोन है, तो ये पेंटागोनल प्लेनर जहां वो इसकी शेप या स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो पेंटागोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से। इसमें अपने को ये पूछा है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ए और बी बनता है। तो ये अपने को आइडिया है कि वो जो ए और बी है वो क्या हो सकते हैं। ए जो है वो ग्लूकोज हो सकता है और बी जो है वो फ्रक्टोज हो सकता है। फिर अपने से एक रिएजेंट दे रखा है, सेलिमनॉफ रिएजेंट, और फिर कहा है कि विच कलर इज ऑब्टेन आफ्टर अबाउ रिएक्शन। तो देखो ये जो रिएक्शन है वो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, ये बहुत कॉमन है, ये सबको आती है। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो रिएजेंट है वो अपने को एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है, और हो सकता है कि जो तुमने कोचिंग में पढ़ाई की है उसमें भी जो इस पर्टिकुलर रिएजेंट के बारे में नहीं डिस्कस किया हो। तो ये हो सकता है अपने लिए एक एकदम ही नया सवाल हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है वो तुम्हें डिस्कस कर लिया हो। तो ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है वो एक्चुअल में एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। जैसे जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोज है क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये जो है वो कीटोज है, ये जो है वो क्या है, कीटोज है। और ये जो सेलिमनॉफ रिएजेंट होता है वो एक्चुअल में रेसोर्सिनॉल, ये इस पर्टिकुलर फिनोल डेरिवेटिव का कॉमन नेम है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है। इसको सेलिमनॉफ रिएजेंट बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है वो इन कीटोज के साथ जो है वो रेड कलर अपने को देता है। ये जो है वो एक्चुअल में इनको डिस्टिंग्विश करने का तरीका है या कीटोज का टेस्ट है। हालांकि ये एल्डोज भी इसके साथ कलर देता है, लेकिन जो है वो फ्रक्टोज या कीटोज जो है वो इंस्टेंटेनियसली जो है वो इनके साथ रेड कलर दे देंगे। लेकिन ये जो एल्डोज है वो थोड़ा टाइम लगाएगा और कलर देगा भी, तो वो सिंपल ऐसा लाइट पिंक सा कलर होगा। तो इसलिए जो है वो विच कलर इज ऑब्टेन आफ्टर अबाउ रिएक्शन, तो वो डेफिनेटली जो है वो क्या हो जाएगा, रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें कि नॉर्मली जो प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करते हैं वैसे सी 2 प्रॉब्लम ही एक साथ पूछ लिए। ऐसे समझ लो कि इसमें तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे और ए और बी की कुछ कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं और फिर इनके करस्पॉन्डिंग रेट दे रखी है, और इस टेबल में कहीं पे कुछ एक्स और वाई है वो अपने से पूछे। तो ये जो एक्स और वाई है वो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस हैं। तो अपने को ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस पूछी हैं और रेट वगैरह गिवन है। तो रेट इक्वल्स टू के, जैसे मान लो तुम ये एक्सप्रेशन लिखो कि रेट इक्वल्स टू के ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर समथिंग और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर समथिंग। तो अपने को रेट पता है, यदि के पता चल जाए और ए के और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाए, तो अपने को ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो तो बी की ला सकते हैं, बी की दे रखी हो तो ए की ला सकते हैं। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है इनको तुम देखो तो जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें देखो तो बी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया 0.1 से 0.2, और ऐसा करने पे रेट डबल होगी। ऐसा करने पे जो रेट है वो डबल होगी। तो इसका मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट यदि डबल हो रही है, इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है तो मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं। और फिर यदि तुम 1 और 3rd को कंपेयर करो ना, तो 1 और 3rd में जो है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की कॉन्सेंट्रेशन तुमने डबल की। जैसा तुम देख सकते हो कि डबल करने से रेट जो है वो 4 टाइम्स होगी, रेट जो है वो 4 टाइम्स होगी। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स होगी, इसका मतलब बी का स्क्वायर है, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। तो ये तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट है उनसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। अब जो 4th और 5th एक्सपेरिमेंट है, अब जो 4th और 5th एक्सपेरिमेंट है उनमें अपने को ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। तो पहले तो हम लोग के की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे।
पहले तो हम लोग k की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, वो कैसे, r की वैल्यू जो है पहले एक्सपेरिमेंट में 6 × 10⁻³ है इज इक्वल्स टू k, और पहले एक्सपेरिमेंट में a की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 है, तो 0.1 की पावर 1 और b की भी 0.1 है उसका स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर, तो इफेक्टिवली ये 10⁻² है, ये 10⁻1 है, तो ये 10⁻³ है जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से k क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसमें मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेट जो है वो 7.2 × 10⁻² है, रेट जो है वो 7.2 × 10⁻² है इज इक्वल्स टू k 6 है इंटू x जो है वो a की कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी पावर 1 और 0.2 जो है वो b की कॉन्सेंट्रेशन है और इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो तुम ऐसे कह सकते हो कि x इक्वल्स टू आ जाएगा 7.2, अब देखो यहाँ पे जो है वो इसको मैं 2 × 10⁻1 लिख लूँ तो ये 10⁻2 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 6 और इंटू 4 और वो 10⁻2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो तुम देख सकते हो कि ये जो है वो 12/40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.3, कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो 0.3 आ जाएगी। लाइकवाइज जो है वो तुम y की वैल्यू भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, k की वैल्यू वही रहेगी, रेट जो है वो 2.88 × 10⁻1 कर देना और x जो है वो 0.3 हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी और y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वहां से तुम y भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो y डिटरमाइन करोगे तो आंसर अपना y का 0.4 आ जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसा बोला है कि 2 acyclic compounds A and B having same molecular formula C3H6O react with CS3MgBr and give C and D respectively. Use the following information for C and D कि ये जो C है वो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन D पॉजिटिव देता है। ल्यूकास टेस्ट की बात करें तो वो इंस्टेंटेनियसली पॉजिटिव दे रहा है और D जो है वो पॉजिटिव दे रहा है बट आफ्टर 5 मिनट्स। तो ये तो अपने को बहुत क्लियर है कि C और D जो है वो एक्चुअल में एल्कोहल्स होंगे, C और D जो है वो क्या होंगे, एल्कोहल्स होंगे। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें कुछ बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला जो टेस्ट है उसके बारे में भी दे रखा था, वो भी जो है वो इन दोनों के लिए पॉजिटिव दे रखा है, तो वो और ज्यादा कंफर्म कर रहा है कि एल्कोहल ही है। तो एक चीज तो अपने को कंफर्म हो गया कि C और D एल्कोहल है। अब कुछ एल्कोहल्स ऐसे होते हैं जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, ये अपने को आइडिया होना चाहिए। तो डेफिनेटली C ऐसा एल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, D ऐसा एल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। एक्चुअल में वो एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जो कि एक्चुअल में I2 वगैरह से ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनिशियली अपने को बोला है कि 2 एसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक नहीं है, A एंड B जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है। तो C3H6O जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका तुम DU कैलकुलेट करो, तो इसका जो DU है वो DU कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो, 3 कार्बन के करस्पॉन्डिंगली 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, मतलब उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। ठीक है, तो अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक साइकिल हो सकता है, लेकिन साइकिल तो नहीं है, ए साइक्लिक है। तो फिर जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक डबल बॉन्ड हो, एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अब देखो इसमें एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हो और डबल बॉन्ड हो, तो फिर जो है वो पॉसिबिलिटी या तो ये हो सकती है कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, मतलब एल्डिहाइड कीटोन, या ऐसा हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो और एल्कोहल हो, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो, मतलब अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अनसैचुरेटेड ईथर हो। ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती। अब एक्चुअल में तुम ऐसे बोल सकते हो कि यदि मान लो अनसैचुरेटेड ईथर है तो ग्रिग्नार रिएजेंट जो है वो उस अनसैचुरेटेड ईथर के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शंस में ईथर को तो अपन एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। साथ साथ में यदि अनसैचुरेटेड एल्कोहल है
तो अल्कोहल के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट कर लेगा, लेकिन वो सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, वो एक सिंपल जो है वो एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, और उसके बाद जो है वो अल्कोहल नहीं बन पाएंगे, मतलब COD अल्कोहल नहीं, ये अपने को फील आ रहा है, और जो ऑप्शंस है उनमें भी वो अल्कोहल ही गिवन है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो एल्डिहाइड कीटोन की है, और एल्डिहाइड कीटोन ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्चुअल में ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो अब यदि ये एल्डिहाइड कीटोन है तो इसका मतलब जहां C डबल बॉन्ड O है, इससे DU तो एक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है तुम ऐसे बोल सकते हो कि या तो ये कंपाउंड CH3 CH2 CHO है, और या ये जो कंपाउंड है वो CH3 CO CH3 है, यही पॉसिबिलिटी है। एक बच्चा ये भी बोल रहा था कि सर जो है वो इनिशियली कुछ ऐसा गिवन था कि इनमें से एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है और एक नहीं देता, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि एल्डिहाइड है वो टॉलरेंस टेस्ट दे देंगे, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो एग्जैक्टली तो अगेन ये जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो, बट लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है उससे मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि एक एल्डिहाइड है, सॉरी एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। अब यदि इनकी अपन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, इनकी ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये जो है वो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ऐसा सा बना देगा CCOH, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे इस कार्बन पे वो न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वैसा शिफ्ट होंगे, O पे माइनस आएगा, फिर OH बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल है वो एक्चुअल में ल्यूकास टेस्ट इंस्टेंटेनियसली दे सकता है, क्योंकि ये क्या है, 3rd डिग्री अल्कोहल है। तो इंस्टेंटेनियसली जो ल्यूकास टेस्ट दे रहा है वो एक्चुअल में C है, वो एक्चुअल में क्या है, C है। तो ये जो अपना अल्कोहल है वो C हो जाएगा, और ये जो अल्कोहल है वो एक्चुअल में आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा। और यदि इसकी तुम ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऐसा सा अल्कोहल बनेगा CH3 CH2 COH CH CH3। ठीक है, और ये जो अल्कोहल है वो एक्चुअल में जो वो 2nd डिग्री अल्कोहल है, और 2nd डिग्री अल्कोहल है तो ये पॉजिटिव देगा लेकिन थोड़े टाइम बाद में। ठीक है, और ये जो अल्कोहल है वो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, क्योंकि इस अल्कोहल का जो है वो ऑक्सीडेशन होके एक ऐसा सा कीटोन बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होके ऐसा सा कीटोन बन जाएगा CH3 CH2 CO CH3, ऐसा सा कीटोन बन जाएगा जिसमें कि ये वाला ग्रुप है और ये ग्रुप जिसमें होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो इसलिए जो है वो तुम ऐसे कह सकते हो कि वो D वाला अल्कोहल वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है उसमें ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा कि C तो जो है वो ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा जिसमें कि 3 CH3 है, और ये जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा जिसमें एक CH3 है और एक CH2 CH3 है। तो अपने लिए जो है वो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगेन सिंपल एडजॉर्प्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। बस खराब बात ये कि एक्चुअल में जो इसमें 4 ऑप्शन है और उसमें से अपने को एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि यही प्रॉब्लम मल्टीपल करेक्ट होती तो ये और भी बढ़िया प्रॉब्लम हो जाती। तो इसमें अपने से पूछा है कि एक मेटल की सरफेस पे गैस यदि एडजॉर्ब होती है तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो मान लो सपोज तुम्हारे पास ये कोई एक मेटेलिक सरफेस है जिसपे कि कोई गैस जो है वो ये मान लो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स हैं जो कि इसकी सरफेस पे क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो बोला कि डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जैसे शुरू में जो है वो एक्चुअल में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे गैसेस पार्टिकल ज्यादा होंगे, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, किसी गिवन टाइम इंटरवल में ज्यादा गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एडजॉर्ब होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो गैस के पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं इनमें से वापस जो है कुछ का डिजॉर्प्शन भी होगा। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तब जो है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इक्वल हो जाएंगे। तो इनिशियली जो है वो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन 0 है, इनिशियली रेट ऑफ डिजॉर्प्शन 0 है और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनिशियली किसी गिवन टाइम इंटरवल में जितना मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं नेट उतने जो है थोड़े टाइम बाद में नहीं होंगे। तो इसलिए जो है तुम ऐसे बोल सकते हो कि इनिशियली जो डेल्टा एच है वो ज्यादा नेगेटिव होगा और टाइम के साथ जो है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। फिर बोला कि विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस इंक्रीजेस।
तो जो रेजिडुअल फोर्सेज होते हैं वो हम लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि भाई ये मेटल है तो इस मेटल के ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो जैसे मान लो मैं इस सेंटर वाले पार्टिकल को देखूं तो इसके चारों ओर जो है वो एक्चुअल में तुम्हें ये पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये जिनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो जैसे सेंटर वाले पार्टिकल की मैं बात करूं तो ऐसे समझ लो इसके चारों ओर 4 पार्टिकल हैं जो इसको टच कर रहे हैं या इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सरफेस वाला पार्टिकल है ना, जो सरफेस वाला पार्टिकल है एकदम यहाँ पे, उसको ये 3 ही पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये 3 को ही अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे मान लो। जबकि बाकी जो अंदर बल्क वाले पार्टिकल्स होंगे वो अपने आसपास वाले 4 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है सरफेस वाला, इसकी अभी भी कुछ और पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, मतलब अभी भी इसमें कुछ फोर्सेस हैं जो रेजिडुअल है, मतलब बचे हुए हैं। तो ये जो पार्टिकल है वो कुछ और पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए जहां वो यदि इसके आसपास कोई गैसेस पार्टिकल्स आएंगे तो उन पार्टिकल्स को ये जो है वो अपने साथ अट्रैक्ट करके चिपका लेगा, इसी को अपन एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये एडजॉर्प्शन होता जाएगा, मतलब कुछ पार्टिकल्स इस पे एडजॉर्ब हो गए गैस के, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो सरफेस है इसके रेजिडुअल फोर्सेस में कमी आ जाएगी। भाई मान लो सपोज यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो गए कि ये जो तुम्हारा सरफेस वाला पार्टिकल है इसके ऊपर भी कोई आ गया, इसके ऊपर भी कोई आ गया, इसके ऊपर भी कोई आ गया, तो अब तुम ऐसे कह सकते हो कि जो बचे हुए जो पार्टिकल्स हैं उनमें रेजिडुअल फोर्सेस क्या हो गए, कम हो गए। पहले तो सब जो पार्टिकल्स है वो चाहते थे कि मैं अट्रैक्ट कर लूं, अब लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी कुछ फॉरेन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं उनका नंबर टाइम के साथ कम होता जाएगा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि रेजिडुअल फोर्सेस जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होंगे, ना कि इंक्रीज। फिर थर्ड ऑप्शन है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज मोर फॉर अमोनिया। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा मान सकते हो या डाइपोल डाइपोल टाइप, तो अमोनिया जो है वो एक्चुअल में एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगी इन कंपैरिजन टू N2। ये अमोनिया ज्यादा इजीली लिक्विफाइबल गैस है तो उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू N2। फिर फोर्थ है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट। तो यहाँ पे जो है जो थर्ड वाला ऑप्शन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज मोर फॉर NH3 देन N2, ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा अपने से करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो इसमें आंसर तो फर्स्ट ही गिवन है। तो एक्चुअल में जो दिक्कत है वो ये हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा हो कि इज लेस फॉर NH3 देन N2, ऐसा होना चाहिए, तभी ये सी वाला इनकरेक्ट होगा, ये आंसर नहीं हो पाएगा, अदरवाइज थर्ड वाला भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर की बजाय जो है वो एक्चुअल में लेस है, वो गलती से आ गया। फिर फोर्थ है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं जो एडजॉर्ब हो रहे हैं इनको एडजॉर्बेट बोलते हैं, इनको एडजॉर्बेट बोलते हैं। और ये जो मेटल की सरफेस है, मतलब ये मैं मेटल के पार्टिकल्स शो कर रहा हूं, ये जो मेटल की सरफेस है इसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो तुम टेम्परेचर यदि इंक्रीज करोगे तो एक्चुअल में डिसॉर्प्शन बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिसॉर्प्शन बढ़ जाता है, और डिसॉर्प्शन बढ़ने का मतलब है यहाँ पे एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने बोला है कि इंक्रीज हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए मतलब फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। बस थर्ड में यहाँ पे मोर की बजाय लेस होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि अमोनिया का जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो ज्यादा ही होता है इन कंपेरिजन टू N2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से पूछा है कि कौन सा है जो आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो NiNH3 का होल ट्वाइस Cl2 है। तो इसमें जो है तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, क्लोरीन 2 क्लोरीन पे -2 है तो इस निकल पे +2 हो जाएगा, ओवरऑल 0 है। तो निकल +2 है तो निकल +2 का मतलब 3D8 हो जाएगा, निकल +2 का मतलब 3D8 हो जाएगा। अब 3D8 है तो 3D8 के केस में 2 लिगेंड स्ट्रॉन्ग है 2 लिगेंड वीक है, तो यहाँ पे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, DsP2 हो सकता है या जो है वो sp3 हो सकता है। यदि जो है वो DsP2 हो गया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और यदि sp3 हो गया, यदि sp3 हो गया तो ये जो है वो एक्चुअल में क्या कर सकता है, कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि sp3 है तो फिर
ऑप्टिकल शो करने की पॉसिबिलिटी होगी, और ऑप्टिकल शो करने के लिए मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये चारों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, और कोई आयनाइजेशन वगैरह ऐसी कोई आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो सकता है बच्चे को आइडिया नहीं लगे कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग है दो वीक हैं, किसका इंपैक्ट ज्यादा है पता नहीं, और यदि हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया तो आइसोमेरिज्म शो कर देगा और ये हो गया तो नहीं करेगा। तो अपन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन NiEN3 2+ है। EN जो है वो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, NH2 CH2 NH2। तो ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है कि एक्चुअल में ये जो NiEN3 है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं शो करेगा, लेकिन जो है वो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सिंपल एनसीईआरटी में गिवन है, तुमने देखा होगा। तो सेकंड वाला शो करेगा। थर्ड वाले में जो है वो अगेन फर्स्ट जैसी सिचुएशन है, लेकिन उसमें PT+2 है। तो PT+2 के साथ सभी जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव करते हैं। तो PT+2 है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। DsP2 होगा तो ये सिस्प्लेटिन है, ये मतलब एक्चुअल में सिस्प्लेटिन नहीं कह सकते, ये या तो सिस्प्लेटिन है या ट्रांसप्लेटिन टाइप है ना, कि भी PT इसका स्क्वायर प्लेनरी होगा और ये चार हैं, मान लो ये NH3 और NH3 ऐसे पास पास हैं, तो ये तो सिस हो गया, और यदि ये NH3 उधर हो जाए ट्रांस हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ये भी शो कर देगा, तो ये भी शो कर देगा, ये भी शो कर देगा। और ये फोर्थ वाला जो है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये समथिंग Ma4B2 टाइप का है, ये Ma4B2 टाइप का है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक सिचुएशन ऐसी जिसमें कि मान लो ये अपना मेटल है निकिल, और ये Cl और Cl है, ये ट्रांस हो जाएंगे, एक बार Cl और मतलब ये चार जो है वो यहाँ अमोनिया लगा देना, और एक बार Cl और Cl को पास पास रख देना, सिस हो जाएंगे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। तो इन तीनों के लिए तो हम श्योर हैं कि ये कुछ आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें अपने को एम्बिग्यूटी थी कि इफ हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आता है तो आइसोमेरिज्म शो कर देगा, और sp3 आता है तो नहीं करेगा। अब अपने को ऐसा कुछ क्लियरिटी है नहीं कि कौन सा होगा, लेकिन ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इन तीनों में आइसोमेरिज्म होगी, तो फिर जो है हम लोग फर्स्ट ही सेलेक्ट करेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहा होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है एक्चुअल में Ma2B2 टाइप का जो कंपाउंड है वो कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। अब हो सकता है इसके जो ऑप्शंस हैं या ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट रहा हो, लेकिन जो भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन से ये ऑप्शंस मिले हैं वो ऐसे से ही कुछ थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टाइप का सा क्वेश्चन है कि भाई जो टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड होते हैं वो यदि तुम्हारे हैंड पे स्पिल हो जाएं तो तुम्हारे फर्स्ट एड में इनमें से कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, फर्स्ट एड के लिए तुम इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज़ करोगे। तो एक तो इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए कि जैसे ये जो टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड होते हैं वो तुमने देखे होंगे, हार्पिक बहुत कॉमन ब्रांड है इसका। वो जो हार्पिक है उनमें एसिडिक सॉल्यूशन होता है नॉर्मली, जहाँ वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी बेस का यूज कर सकते हो। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 और 3 यहाँ पे NH3 और NH दोनों ही बेस है, इन दोनों का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वो स्किन के लिए थोड़े बहुत हार्मफुल होते हैं। यदि NaOH जो है स्किन पे आएगा तो वो स्किन के लिए इरिटेटिंग होता है, तो इसलिए हम लोग जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं इसका यूज़ करेंगे, जिससे कि वो जो अपना हैंड पे टॉयलेट क्लिनिक लिक्विड स्पिल हुआ है उस पर प्रेजेंट HCl न्यूट्रलाइज हो जाए। अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, बट सिंपल एक फैक्ट है, कुछ भी तुम्हें डेटा या प्रॉब्लम सोल्व करने वाला न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल ऐसा है कि एक मैंगो को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट सोल्यूशन में, मान लो सपोज जो तुम्हारे पास ये एक ऐसा मैंगो है और इसको जो तुमने एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट सोल्यूशन में रख दिया, तो ऐसा कहा है कि भाई ये श्रिंक हो जाता है, मतलब ये जो वो पिचक जाएगा। तो ऐसा किस पर्टिकुलर फिनोमिनन के कारण होता है? तो एक्चुअल में ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे बाहर जो है वो लेस वाटर होगा ऐसे मान लो, और यहाँ पे जो है वो मोर वाटर होगा इस मैंगो के अंदर, ठीक है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ऑस्मोसिस जो फिनोमिनन होता है वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू
लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे मोर वाटर है, सॉल्वेंट जो है यहाँ पे ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट का फ्लो होगा तो इसमें से पानी जो है बाहर निकल जाएगा, तो ये जो मैंगो है वो थोड़ा पिचक जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस के कारण हो पाता है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें कि एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O दे रखा है। तो सबसे पहले नॉर्मली जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम DU वगैरह निकालते हैं। तो O को तुम इग्नोर कर सकते हो DU निकालने के लिए। 9 कार्बन के करस्पॉन्डिंगली 18 to 20 हाइड्रोजन होने चाहिए, और 10 हाइड्रोजन है तो 10 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, मतलब उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी वो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि इसकी HI के साथ रिएक्शन करवाएं तो दो कंपाउंड B और C बनते हैं। B येलो PPT देता है AgNO3 के साथ, और C पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है आफ्टर टोटोमराइजेशन, और तुम्हें A का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ऐसे केस में अपने को A के बारे में कोई बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि 5 DU है। अब 5 DU की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि एक बार जो है हम ऑप्शंस पे नजर डाल लें। ऑप्शंस पे नजर डालोगे तो सभी जो ऑप्शंस हैं उसमें 5 DU है, और तुम ऐसे बोल सकते हो कि बेंजीन एक कॉमन सा फीचर है सब में, और फिर जो है वो सब में एक ईथर टाइप है, ईथर टाइप है और एक डबल बॉन्ड है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आनी चाहिए कि ईथर HI के साथ रिएक्शन शो करते हैं। अब ईथर की HI के साथ रिएक्शन होगी जिससे कि एक तो जो है तुम ऐसे बोल सकते हो कि अल्कोहल बन जाएगा और एक आयोडाइड बन जाएगा। तो वो जो आयोडाइड है वो तो येलो PPT दे सकता है AgNO3 के साथ, और वो जो अल्कोहल बना है उसमें फिर जो है वो ये डबल बॉन्ड वगैरह हो और अल्कोहल हो, तो वो डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल इनोल जैसा सिचुएशन हो सकता है। इनोल टोटोमराइज होके कुछ कीटोन या एल्डिहाइड बना सकता है, और वो फिर जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पे बेटर कि हम लोग ऑप्शंस से ही जाएं। तो ऑप्शंस की बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें यदि तुम HI की रिएक्शन कराओगे तो पहले जो है वो यहाँ पे H+ प्रोटोनेशन होगा, और अब जो है वो आयोडीन का अटैक होगा। अब आयोडीन का जो अटैक है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब ये जो ईथर वाला क्लीवेज है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन वाला, वो इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है उस तरफ से ब्रेक होगा। जैसे यहाँ पे जो है वो CH2+ बन रहा है, ये CH2+ जो है वो बेंजाइलिक बन जाएगा, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है, तो आयोडीन इधर अटैक करेगा, तो I- इस पे अटैक करेगा, और ये जो है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो है वो ऐसा सा कंपाउंड बन जाएगा CH2I प्लस OH और ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये जो कंपाउंड है वो AgNO3 के साथ येलो PPT दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे CH2+ है और I- है, मतलब ये सिंपल SN1 रिएक्शन शो कर सकता है AgNO3 के साथ। ठीक है, ये CH2+ है, ये I- और Ag+ मिलके AgI का प्रेसिपिटेट बना देंगे जो कि येलो होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो CH2+ ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल है, और ये जो है वो टोटोमराइज होके CH3CHO बना सकता है। सिंपल टोटोमराइजेशन तुम समझते हो, एक ही कार्बन पे OH और डबल बॉन्ड है तो इसको इनोल बोलेंगे, टोटोमराइज होके ये बना लेगा। अब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है अपने लिए, बट और को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें तुम जो है वो यदि HI का रिएक्शन कराओगे तो पहले प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे जो है वो H+ आएगा, और फिर आयोडीन का अटैक वहां नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो बन नहीं सकता एराइलिक। इधर जो है वो I का अटैक होगा तो एक तो फिनोल बनेगा इसमें, और ये ऐसे टूटेगा, और यहाँ पे आयोडीन लगेगा। अब फिनोल जो है वो ना तो AgNO3 के साथ येलो PPT दे सकता है, ना ही फिनोल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही तुम ये देख सकते हो इसमें भी फिनोल और ऐसा सा ही कुछ बनेगा। ठीक है, या इसमें तो जहां वो HI के साथ रिएक्शन कर पाना ही पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब I- ना तो इधर अटैक करना चाहता है ना इधर अटैक करना चाहेगा, या मतलब दोनों तरफ ये अटैक नहीं होगा, क्योंकि इधर भी जहां वो प्लस नहीं बनेगा और इधर भी प्लस नहीं बनेगा, मतलब इधर वाला प्लस भी अनस्टेबल है, इधर वाला प्लस भी अनस्टेबल है। ठीक है, ऐसे ही जो है फोर्थ ऑप्शन को देख सकते हो। तो एक्चुअल में जो है फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको तुम केमिकल काइनेटिक्स का मान लो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लो, कैसे भी बोल सकते हो। डायग्राम वायग्राम देख के ऐसा फील हो रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बट ना तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ना केमिकल काइनेटिक्स का है, सिंपल तुम्हारे कॉमन सेंस का है।
जैसे इसने एक रिएक्शन दे रखी है कि ये कोई अल्काइल हैलाइड है जिसकी एक्वस NaOH से ये रिएक्शन होगी और इसका रेट जो है वो K इंटू इस अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इक्वस टू। फिर एक दूसरी रिएक्शन है जिसमें कि ऐसा है, रेट ऐसी है, ठीक है। और फिर अपने से ऐसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि फर्स्ट रिएक्शन की जो रेट है वो अनचेंज रहेगी यदि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सिंपल है कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है रेट, तो तुम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो, बढ़ा दो, घटा दो, कुछ नहीं होगा। यही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़िया बनाई जा सकती थी यदि कुछ ऐसा होता तो, कि इसकी रेट देता ही नहीं तुम्हें, ठीक है, इसका रेट लो तुम्हें देता ही नहीं, इसका रेट लो भी नहीं देता, तो फिर जो है वो ये प्रॉब्लम बढ़िया होती कि तुम्हें साफ साफ दिखता कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है वो एक्चुअल में एक्वस NaOH है और यहाँ पे Br की जगह OH आया है, Br की जगह OH आया है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब तुम्हें आइडिया लगाना है कि ये सब्स्टिट्यूशन SN1 है या SN2 है, तो ये थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये SN2 नहीं देगा, ये एक्चुअल में SN1 रही होगी, पहले कार्बोकैटायन बना होगा फिर H2O ने अटैक किया होगा OH माइनस की बजाय, ठीक है, और फिर डेफिनेटली जहां वो तुम ऐसे बोल सकते हो वो बना होगा। तो एक्चुअल में SN1 रिएक्शन है, तो SN1 है तो तुम ऐसे कह सकते हो कि इसकी जो रेट है वो OH माइनस से इंडिपेंडेंट होगी, केवल इस अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ये वाली जो रिएक्शन है वो साफ साफ दिख रहा है अपने को, एल्कीन बन रही है तो एलिमिनेशन है, और ये थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये E2 एलिमिनेशन देंगे, ये जो है वो E2 एलिमिनेशन देंगे, तो E2 एलिमिनेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर वाला, तो इसकी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी। तो ये मतलब ऐसा होता है कि ये दोनों रिएक्शन देके वो तुम्हें कहता है कि रेट लो तुम खुद लिखो, और फिर ऐसे बोलता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर ये हो रहा है या इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर इसकी रेट चेंज हो रही है, इसकी नहीं चेंज हो रही है, तो वो ज़्यादा बेटर प्रॉब्लम होता है। मुझे तो ऐसा लगा था कि ये प्रॉब्लम ऐसे ही पूछी होगी, मैंने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया तो पूछा भी कि क्या ये रेट लो गिवन थे, तो उन्होंने बोला नहीं डेफिनेटली गिवन थे सर, ठीक है। तो यदि ये रेट लो गिवन है तो फिर तो जहाँ वो इस प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं, सिंपल जहाँ वो x इक्वल टू वाई जेड, वाई बड़ा होगा तो x बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बस इसी पे बेस प्रॉब्लम है, 8-9 वाला बच्चा भी कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें कि अपने को एक हैलाइड दे रखा है और एल्कोहलिक केओएच दे रखा है। तो एल्कोहलिक केओएच और हैलाइड देखते ही अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कुछ एलिमिनेशन होगा और एल्कीन वगैरह बनेंगी, और ऑप्शंस को देख के भी आइडिया लग रहा है कि एल्कीन बन रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसमें से एलिमिनेशन होगा किसका, जैसे हो सकता है कि ये फ्लोरीन और इसके बीटा पोजीशन पे जो H है वो एलिमिनेट हो, या ये फ्लोरीन और ये इसके बीटा पोजीशन पे इधर जो H है वो एलिमिनेट हो, ठीक है, मतलब HF निकले, या जो है वो HBr निकले। अब HBr निकले तो ये Br और यहाँ पे जो H है वो निकले, या ये Br और यहाँ पे जो H है वो निकले। तो एक चीज तो अपने को ये समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में F माइनस और Br माइनस में से Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब Br के निकलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो E2 एलिमिनेशन होता है, जैसे यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा एल्कोहलिक केओएच के केस में, तो E2 जो एलिमिनेशन होता है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोसेस होता है, मतलब एक ही स्टेप में वो बेस जहाँ वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, मान लो किसी एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, यहाँ डबल बॉन्ड टाइप बनता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ पे Br जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, और साथ साथ में तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक भी है, क्योंकि फ्लोरीन का जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो इस हाइड्रोजन को तुम ऐसे बोल सकते हो कि ज्यादा एसिडिक भी है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये Br एलिमिनेट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यहां से जो है वो ऐसा सा कुछ बन जाएगा, ये H और ये Br एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे F आ जाएगा। अब हो सकता था ऐसे भी बन जाए कि एक्चुअल में ये Br और ये H एलिमिनेट हो जाए, ये Br मतलब यहाँ वाला ये Br और ये H एलिमिनेट होके ये एल्कीन भी बन जाए, ऐसा सा कुछ, ये यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ डबल बॉन्ड और ऐसा सा एल्कीन भी बन जाए। लेकिन ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है और ये जो एल्कीन है, इन दोनों के बनने में तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन है या फ्लोरीन के पास में जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक है, तो यही जो एल्कीन है उसके बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि मोर एसिडिक हाइड्रोजन को बेस रेडिली लेगा, मतलब जल्दी से जो है वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट कर लेगा और ये Br को निकाल देगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन लेके यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा,
एसिडिक हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और वो नेगेटिव जो है वो यहाँ ऐसे शिफ्ट होकर इस Br को निकाल देगा। जबकि ये वाले जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होने के कम चांसेस है क्योंकि ये हाइड्रोजन उतनी एसिडिक नहीं है। तो इसलिए यही जो एल्कीन है वो अपने लिए एज ए मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये जो एल्कीन है वो अपने को थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन है, तो थर्ड जो है वो अपने लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इसमें अपने को एक जो 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम दे रखा है और ऐसे बोला है कि देयर लैम्डा मैक्स वैल्यूज आर मार्क्ड एज ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द करेक्ट मैच बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर लैम्डा मैक्स वैल्यूज इज, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपने को एक मेटल के अमोनिया के साथ, फ्लोरीन के साथ और NCS के साथ गिवन है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि जब भी कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, और वो स्प्लिटिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो 3 d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे और ये जो 2 d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी यहाँ पे, और ये जो गैप होता है एनर्जी का इनके बीच में, इसको अपन स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, जिसको अपन डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं। अब यदि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हो और यदि इस कंपाउंड पे अपन जो है वो कुछ लाइट इंसिडेंट करें तो ये जो लाइट है इस लाइट का ये कंपाउंड एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसमें उस वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा जो वेवलेंथ, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि जिस फोटोन की जो वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो इस एनर्जी गैप के इक्वल हो। भाई जिस फोटोन की एनर्जी जो है वो इस एनर्जी गैप से कम होगी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या जिसकी ज्यादा होगी उसका भी नहीं होगा। जिस फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी गैप के इक्वल होगी उसी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। तो यदि मान लो ये इंसिडेंट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ यदि लैम्डा हो तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि उस फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा जिस फोटोन की जो एनर्जी है hc/λ वो डेल्टा ओ के इक्वल हो जाए। तो मेरे को ऐसे बोला है कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें लैम्डा ए का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब लैम्डा ए के करस्पॉन्डिंगली मैक्सिमा आ रहा है ना, स्मॉल ए लिख दो इसको चाहे, तो लैम्डा ए के करस्पॉन्डिंगली मैक्सिमा आ रहा है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में इस वेवलेंथ का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एक कॉम्प्लेक्स में लैम्डा बी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक कॉम्प्लेक्स में लैम्डा सी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और तुम ध्यान से देखो तो ये जो तीनों हैं इनका ऑर्डर कुछ ऐसा सा है। तो जिस कॉम्प्लेक्स में लैम्डा सी वाले फोटोन का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तुम ऐसे कह सकते हो कि लैम्डा सी सबसे ज्यादा है, तो लैम्डा यदि ज्यादा है तो उस कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। तो जिस कॉम्प्लेक्स में लैम्डा सी वाले फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका स्प्लिटिंग एनर्जी लीस्ट होगा, लीस्ट डेल्टा हो, और जिस कॉम्प्लेक्स में लैम्डा ए का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट डेल्टा हो। अब अपने को ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड करती है। ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इन डी ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप है वो लिगेंड की नेचर, मेटल की नेचर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट एक जैसा सा है, सभी में मेटल सेम है, जो डिफरेंस है वो लिगेंड की नेचर का है। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन या कार्बन डोनर जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और फ्लोरीन, क्लोरीन मतलब हैलाइड, ऑक्सीजन, ये सब डोनर वीक लिगेंड होते हैं। तो तुम ऐसे कह सकते हो इनमें सबसे वीक लिगेंड फ्लोरीन है, मतलब उसके केस में स्प्लिटिंग सबसे कम होगी। तो लीस्ट स्प्लिटिंग का मतलब लैम्डा सी हो जाएगा। तो लैम्डा सी जो है वो फ्लोरीन को बिलोंग करेगा, लैम्डा सी जो है वो फ्लोरीन को बिलोंग करेगा। तो सेकंड से लैम्डा सी बिलोंग करेगा। अमोनिया और NCS दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब अमोनिया यदि ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अमोनिया हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अमोनिया हो जाएगा तो उसमें स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, तो हाईएस्ट स्प्लिटिंग लैम्डा ए है। तो ये जो अमोनिया वाला है वो लैम्डा ए को बिलोंग करेगा और ये वाला जो है वो फिर डेफिनेटली लैम्डा बी को बिलोंग करेगा। अब देखो हो सकता है कि अमोनिया और NCS की जो लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो तुम्हें नहीं ध्यान हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लिगेंड है वो कुछ और डिफरेंट रहे हों, अपने को नहीं पता, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है।
बच्चों के साथ इंटरेक्शन से बनाया गया है। हो सकता है यहाँ पे जो लिगेंड है वो ऐसा कुछ हो कि तुम्हें एकदम देखते आइडिया लग जाए कि अमोनिया और इस लिगेंड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, लेकिन जो भी यहाँ पे गिवन सिचुएशन है उसमें ऐसा सा कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो गलती से गलत मार्क हो गया। एक्चुअल में सेकंड वाले ऑप्शन में फर्स्ट से लेमडा बी कर रखा है, लेकिन फर्स्ट से मैंने बताया कि लेमडा ए होगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट से लेमडा ए, सेकंड से लेमडा सी, और थर्ड से इसने यहाँ पे गलती से लेमडा बी ए कर दिया, ये लेमडा बी, तो एक्चुअल में थर्ड वाला ऑप्शन जहाँ वो सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंपल एक मेटलर्जी का सवाल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कास्ट आयरन का यूज अपन किसके प्रोडक्शन में करते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि जब आयरन तुम ऑब्टेन करते हो ब्लास्ट फर्नेस से, मतलब आफ्टर रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट, जो आयरन अपने को ऑब्टेन होता है ब्लास्ट फर्नेस से उसको पिग आयरन बोलते हैं, और ये जो है वो आयरन की सबसे इम्प्योर फॉर्म है। इस पिग आयरन को जहाँ वो Fe2O3 या जहाँ वो आयरन स्क्रैप्स जो होते हैं उनके साथ रीमेल्ट करके जो आयरन ऑब्टेन होता है उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। मतलब ये जो है वो थोड़ा बहुत प्योर होता है इन कंपैरिजन टू पिग आयरन। और फिर ये जो कास्ट आयरन है, इस कास्ट आयरन से हम लोग जो है वो स्टील और रोट आयरन ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक्चुअल में कास्ट आयरन से भी ज़्यादा जो है वो प्योर फॉर्म होते हैं आयरन के, ठीक है। और ये कास्ट आयरन को स्टील में कैसे बदलते हैं, कास्ट आयरन को रोट आयरन में कैसे बदलते हैं, इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है, बेसमराइजेशन, सीमन मार्टिन प्रोसेस, वो तुम्हें पता है। तो कास्ट आयरन का जो यूज है वो अपन रोट आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें जो है वो कुछ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन है, और तुम्हें मैच करना है कि इन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है और वो जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसकी किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी बतानी है तुम्हें इंटरेक्शन एनर्जी की। तो आयन तो बहुत सिंपल है, फिजिक्स में पढ़ते हो कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो K(Q1 Q2) अपॉन R है, मतलब 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट तो जहां वो डेफिनेटली A से मैच हो जाएगा। सेकेंड डाइपोल है, तो अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो डाइपोल है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2kp अपॉन R³ या -kp अपॉन R³ ऐसा सा कुछ होता है। मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन R³ के प्रोपोर्शनल है। और यदि दो डाइपोल पास में है तो एक डाइपोल के कारण, मतलब एक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि दूसरा डाइपोल है तो दूसरे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डाइपोल मोमेंट उसका इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन R³ के प्रोपोर्शनल है, तो वो जो डाइपोल मोमेंट P.E, वो जो P.E है, मतलब P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये भी जहां वो तुम ऐसे बोल सकते हो, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे -P.E, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी R³ के प्रोपोर्शनल, मतलब 1 अपॉन R³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये डाइपोल वाली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और लंदन जो डिस्पर्शन फोर्सेज हैं वो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज के लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो 1 अपॉन R⁶ के प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मली ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे जैसे अट्रैक्शन वीक होता जाएगा वैसे वैसे R बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से गिवन है कि तुम फर्स्ट और सेकंड देख लोगे तो ही जो है वो एक्चुअल में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगेन इसके लिए हम श्योर नहीं है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, हो सकता है ये ऑप्शन ऐसे हो कि थर्ड से ही तुम्हारा आंसर आए। अब थर्ड से यदि आंसर आए तो उसके लिए डेफिनेटली तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 11th की फर्स्ट एनसीईआरटी में गिवन है, तो वहाँ पे क्लियरली ये सब मेंशन है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करती है। और इस टाइप का एक प्रॉब्लम जहाँ वो 3-4 साल पहले JEE मेन में पहले भी आया हुआ है, तो डेफिनेटली जहाँ वो तुम लोगों ने इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फोकस भी किया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनके कंपाउंड है, और उन कंपाउंड्स में उन ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम बताना है अपने को। ऐसा सा प्रॉब्लम जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसमें भी आया था, उसमें भी जहाँ ऐसे आयरन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन थे और उन कॉम्प्लेक्सेस में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम पूछा था। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही स्टैंडर्ड, K2Cr2 7 है, सब लोग निकाल सकते हो। पोटेशियम हमेशा +1 होता तो ये +2 हो गया, और 7 ऑक्सीजन पे -14 हो गया, तो टोटल
2 क्रोमियम पे +12 होना चाहिए, मतलब 1 क्रोमियम पे +6 आ जाएगा। KMnO4 है, पोटेशियम पे +1 है, ऑक्सीजन पे 4 पे -8 है, तो ओवरऑल 0 लाने के लिए इस पे +7 हो जाएगा। और K2FeO4 है, तो इसमें ऑक्सीजन 4 है तो -2 -8 हो जाएगा, और 2 पोटेशियम पे +2 है, तो ओवरऑल 0 लाने के लिए आयरन पे +6 होना चाहिए। तो +6 6 12 और 7 19 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपने को ऐसा बोला है कि एक सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है, और वो जो कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो 4:1 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो 4:1 है, और कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 3:4 है। और अपने से पूछा है कि फाइंड ऑफ O2, यहां पे एक मिसिंग है, फाइंड द मोल्स ऑफ O2, फाइंड द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड टू गिव CO2 एंड वाटर। तो अब देखो, पहली चीज तो मुझे नहीं पता कि ये कंपाउंड कौन सा है, मुझे कंपाउंड का फॉर्मूला ही नहीं आइडिया है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा कि उसके साथ रिएक्ट करने के लिए O2 का कितना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि यदि मुझे उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता चल जाए तो वो कंपाउंड का फॉर्मूला प्लस O2 से मैं CO2 प्लस H2O बना के रिएक्शन को बैलेंस कर लूंगा, और सिंपल जहाँ वो मोल कॉन्सेप्ट से मैं बता सकता हूँ कि उस रिएक्टेंट के 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए, उस रिएक्टेंट के 2 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए O2 का कितना मोल रिक्वायर्ड है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बस इसी पे बेस्ड है कि हम किसी तरीके से उस कंपाउंड का फॉर्मूला ले आए। तो तुमने देखा होगा कि नॉर्मली अपने को मास का रेशियो पता हो या मास का परसेंटेज पता हो, तो उसके बेसिस पे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, तुम्हें CH और O का नहीं दे रखा है, तुम्हें पहले CH का दे रखा है फिर CO का दे रखा है। इसका फॉर्मूला तभी आएगा जब तुम्हें CH और O का मास का रेशियो पता हो। तो उसके लिए तुम क्या करो कि किसी एक को फिक्स कर लो, मतलब एक का मास फिक्स कर लो। तो जैसे मान लो मैं कार्बन का मास फिक्स करूं, तो एक काम करता हूं कि यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कार्बन हाइड्रोजन 4:1 बोल दो चाहे 12:3 बोल दो, एक ही बात है। और इधर कार्बन ऑक्सीजन, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 12:16 हो जाएगा। तो अब तुम ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन यदि 12 है तो हाइड्रोजन का मास 3 है और ऑक्सीजन का मास 16 है, मतलब ये मास का रेशियो आ गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब यदि मोल्स का रेशियो लाओ तो 12, ऐसे मान लो जैसे 12 ग्राम कार्बन है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल हो जाएगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 3 मोल हो जाएगा, और 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल हो जाएगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो ये है। यही तुम नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लोगे तो भी यही आएगा भाई, ये मोल्स का रेशियो, तो मोल क्या होता है, नंबर ही तो होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो यदि ये है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ जाएगा, मतलब सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला CH3O आ जाएगा। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, मुझे उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए जो है वो नॉर्मली अपने को कुछ वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास, ये सब गिवन होते हैं, तो उनकी हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इस इंपेरिकल फॉर्मूले का हाउ मेनी टाइम्स है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम्हें ना तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ना कोई वेपर डेंसिटी, कुछ भी नहीं गिवन है। बस एक ऐसे हिंट है कि सैचुरेटेड है, एसाइक्लिक है। तो सैचुरेटेड है, एसाइक्लिक है, तो इसका मतलब इसका DU 0 है, मतलब एसाइक्लिक के कोई साइकिल नहीं है, सैचुरेटेड है मतलब कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है। तो इसका DU यदि 0 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि DU निकालने तो O को नेग्लेक्ट कर दो, तो CH3 है तो DU ऐसा लगेगा हाफ आ रहा है, ठीक है। तुम इसका 2 टाइम्स कर लो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो इसका 2 टाइम्स कर लो, तो इसका 2 टाइम्स करोगे तो C2H6O आ जाएगा, इसका DU 0 आ जाएगा, तो ये हो सकता है। तो तुम 3 टाइम्स करके देख लो एक बार, 3 टाइम्स करोगे तो C3H9O3, और इसका 2 टाइम्स करोगे तो C2H6O2 आएगा, सॉरी। तो इसका भी DU 0 है, क्योंकि ऑक्सीजन यदि किसी कंपाउंड में DU निकालना है तो O को नेग्लेक्ट कर दो। C2H6 है तो 2 कार्बन के करस्पॉन्डिंगली 6 हाइड्रोजन होने चाहिए है। C3H9O3 है तो इसमें O को नेग्लेक्ट कर दो, तो 3 कार्बन के करस्पॉन्डिंगली कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, इसमें 9 है, तो उसका DU 0 नहीं होगा, ऐसा लगेगा कुछ नेगेटिव DU आ रहा है, मतलब एक्सेस में हाइड्रोजन है। तो मतलब ऑर्गेनिक एसाइक्लिक कंपाउंड यदि है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक एसाइक्लिक कंपाउंड, तो यही पॉसिबिलिटी है। तुम 4 टाइम्स करोगे तो भी जो है ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन
जितने कार्बन के करस्पॉन्डिंग होने चाहिए उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए यही एक पॉसिबिलिटी है और ये एक पॉसिबिलिटी है। तो देख लो आप, इसकी रिएक्शन लिख दो कि इसकी रिएक्शन यदि O2 के साथ होगी तो 2 कार्बन है तो मैंने 2CO2 कर दिया, 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O कर दो। 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, 2 इधर ऑलरेडी हैं तो इधर 5 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5/2 कर दो। तो इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे? अब बहुत सिंपल है, इसके एक के साथ 5/2 है तो 2 के साथ 5/2 × 2 5 मोल रिक्वायर्ड है, तो 5 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें अपने को एथेनॉल है, उसका कंबशन से CO2 और वाटर मिल रहा है और उसके करस्पॉन्डिंगली कितनी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे रिलीज हो रही है वो दे रखा है, और अपने से कांस्टेंट वॉल्यूम पे उस कंबशन प्रोसेस में कितनी हीट इवोल्व होगी उसके बारे में पूछा है। तो जो एथेनॉल है उसका कंबशन लिखे हम लोग तो C2H5OH लिक्विड, कंबशन का मतलब O2 के साथ रिएक्शन, और यहाँ से बैलेंस करके लिखोगे तो 2CO2 प्लस हाइड्रोजन जहाँ वो 5 और 6 है तो 3H2O, और जब तक नहीं स्पेसिफाई किया हो कंबशन में H2O लिक्विड के फॉर्म में बनता है। 7 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इधर ऑलरेडी है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये तो बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो तुमसे इस रिएक्शन का हीट दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है डेल्टा एच, मतलब तुम्हें डेल्टा एच दे रखा है, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है, इसका मतलब तुम्हें डेल्टा यू की वैल्यू कोट करनी है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में जो रिलेशन है उसका तुम्हें यूज करना चाहिए। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा सा है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी। ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो अगेन जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें भी आई थी, जिसमें कि ये कंबशन की बजाय H2O का जो वेपराइजेशन वाला प्रोसेस है उसका डेल्टा एच तुम्हें गिवन था और डेल्टा यू पूछा था। तो यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो -327 किलो कैलोरी है, और आंसर फाइनली डेल्टा यू का कैलोरी में पूछा है तो इसको × 10⁻³ कर दो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की बात करो तो प्रोडक्ट साइड में गैसेस मोल 2 है, रिएक्टेंट साइड में 3 है, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, बाकी ये लिक्विड है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -1, आर की वैल्यू कैलोरी में पुट करोगे 2 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो यहाँ से डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो ये 327,000 हो जाएगा, और उसमें से तुम क्या करो 600 माइनस कर दो, मतलब उसमें +600 कर दो, तो ये जो डेल्टा यू की वैल्यू है -326,400 ऐसा सा कुछ आ जाएगा, इतना कैलोरी आ जाएगा। अब अपने से देखो एक्चुअल में ऐसे पूछा हाउ मच हीट इज इवोल्व इन कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब एक्चुअल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट इवोल्व होती है वो डेल्टा यू के बराबर होती है। तो ऐसा लग रहा है अपने से डेल्टा यू पूछा है, लेकिन अपने से डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आंसर हम पॉजिटिव कोट करेंगे, क्योंकि अगले ने ऐसे बोल दिया कि हीट इज इवोल्व। एक्चुअल में ये जो माइनस और प्लस साइन होते हैं वो ये बताते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। अब अगले ने प्रॉब्लम में पूछा है कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि -326,400 कैलोरी हीट रिलीज हो रही है, तुम ऐसे माइनस को हटा के ऐसे बोलोगे 326,400 कैलोरी हीट क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। तो पॉजिटिव में ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, जिसमें कि तुम्हें एक सेल रिएक्शन दे रखी है और वो जो सेल रिएक्शन है उसके लिए तुमसे LNK मतलब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछी है, और ये जो सेल रिएक्शन है उसमें जो भी एनोड और कैथोड है उनके तुम्हें ये पोटेंशियल गिवन है। तो तुम यहाँ से एक चीज कह सकते हो कि डेल्टा जी नोड जो होता है वो -NF E नोड होता है, और इसी को जो है मैं डेल्टा जी नोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -RT LNK इक्विलिब्रियम। तो यहां से जो है वो एक रिलेशन आ जाएगा कि E नोड इज इक्वल टू RT अपॉन NF LNK इक्विलिब्रियम। तो LNK इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी NF E नोड अपॉन RT। तो देखो अपने को RT/F, इस F को नीचे ले आओ तो RT/F की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू लिखनी है और एक E नोड की वैल्यू लिखनी है।
एन की वैल्यू लिखनी है और ई नोट की वैल्यू लिखनी है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें हो क्या रहा है कि एक्चुअल में Cu प्लस जहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है और Cu प्लस ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये जो सेल रिएक्शन अपने को दे रखी है 2Cu2 प्लस से Cu2 प्लस प्लस Cu आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट इन सेल रिएक्शन 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। RT/F अपने को गिवन है। रही बात ई नोड की, तो ई नोड क्या होता है, ये डेफिनेटली ई नोड सेल है। तो ई नोड सेल इज इक्वल टू होता है कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये अपना कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड मतलब जिस पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Cu प्लस से Cu विच इज 0.52 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड क्या है Cu2 प्लस से Cu या Cu प्लस Cu2 प्लस, वो 0.16 है। तो ये जो वैल्यू है 0.52 माइनस 0.16, ये 0.36 आ जाएगी। तो यहां से तुम ऐसे कह सकते हो कि ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 है, f को नीचे ले आओ, RT/F जो है 0.025 और E नोट 0.36 है, तो 0.36 अपॉन 0.025, ये जो है वो ln k इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी। इसको इजीली तुम सोल्व कर सकते हो और डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो आंसर गिवन है 14.4 ये वैल्यू है, ये अपने लिए ln k इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको तुम फिजिक्स का मान लो चाहे केमिस्ट्री का मान लो, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स का ही ज़्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में तो हो सकता है नहीं भी पढ़ाएं, पढ़ा भी दें, डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में इसमें अपने को एक मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है और उस पर कुछ लाइट अपन 300 नैनोमीटर की इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो अपने को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, और समथिंग इंटू 10⁻21 जूल है। यहाँ पे ये जो समथिंग है उसका आंसर अपने को करना है, या ऐसे मान लो कि x इंटू 10⁻21 और x की वैल्यू अपने को बतानी है। h की वैल्यू गिवन है अपने को और c की वैल्यू गिवन है। तो अपने को पता है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच, जिसको मैंने h न्यू नोड लिख दिया, प्लस ke मैक्स। ये जो है वो मेटल का वर्क फंक्शन है जिसको तुम ऐसे फाई से भी डिनोट करते हो कई बार। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी मतलब h न्यू या hc बाई लेमडा, तो h क्या है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई लेमडा 300 नैनोमीटर मतलब इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू फाई जो है उसका वर्क फंक्शन है जो कि 4.41 इंटू 10⁻19 जूल है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है उसको x मान लो और x की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 3 से ये 100 ये 10⁻7 हो जाएगा, और ऊपर वाली क्वांटिटी -34 और 8 जो है वो -26 हो जाएगा। ये -26 है और ये जो है वो 10⁻7 है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो ये 10⁻19 हो जाएगा। तो ये 6.63 इंटू 10⁻19 और ये इधर आ जाएगा -4.41 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू x। तो 6.63 में से 4.41 अपन यदि माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में से 1 2, 6 में से 4 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2.22 इंटू 10⁻19। यदि इसको 10⁻21 के टर्म्स में लिखना हो तो तुम एक काम करो, इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई और 10⁻2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से जो है वो ये आ जाएगा 222 इंटू 10⁻21 जूल। तो ये जो वैल्यू है वो अपने को बतानी है, तो ये जो वैल्यू है वो 222 हो जाएगी, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर।